हेलो बच्चों, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अपने चैनल अतुल्य एडुकेट में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर इंडस्ट्रीज पढ़ने वाले हैं। और इंडस्ट्रीज में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? इंडस्ट्रीज में जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो है, सबसे पहला है इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रीज। ठीक है, कि इंडस्ट्रीज को हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, की इंडस्ट्रीज को कौन कौन सी बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं वो देखेंगे। फिर उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर एक इंडस्ट्री का लोकेशन डिपेंड करता है। ठीक है, फिर उसके बाद है इंडस्ट्रियल सिस्टम, कि इंडस्ट्रियल में कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल वर्क करता है। फिर उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज मतलब कि ऐसे मेजर इंडस्ट्रीज जो विद इन द ईयर्स पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, और उसके साथ कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज हैं वो भी देखेंगे। अब शुरुआत करने से पहले हमें ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल में। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है अतुल्य एडुकेट, और ये चैनल मैंने इसलिए बनाया है बच्चों, क्योंकि ये चैनल में मैं जो भी लेक्चर होगा उन सबके पीडीएफ फॉर्मेट यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, और उसके साथ मैं चाहता हूँ कि हमारा इंटरेक्शन बढ़े, तो इससे रिलेटेड मैंने ये चैनल बनाया है। ठीक है, और उसके साथ आपके अपने YouTube चैनल को सपोर्ट देने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो यार। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो ये वीडियो को, और बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो, आप लोगों ने जो देश में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है ना, उसको हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। सबसे पहला है आपका प्राइवेट सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा है टर्शियरी सेक्टर। आपने सुना होगा, ये पढ़ा भी होगा प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, तो जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसमें जनरली वो एक्टिविटीज आती है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है। ओके, और जो सेकेंडरी सेक्टर होता है उसमें वो एक्टिविटीज आती है जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है। मतलब जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसको बोलते हैं हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर, और जो सेकेंडरी सेक्टर होता है उसको बोलते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, और उसके बाद जो टर्शरी सेक्टर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर बोलते हैं, जिसमें हम लोग कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो आज का जो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर, वो क्या है? इंडस्ट्रीज है। तो इंडस्ट्री जो आती है वो आती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इसका मतलब सेकेंडरी सेक्टर में आती है। ठीक है, अब इंडस्ट्री का क्या रोल होता है, सबसे पहली बात ये समझो। ठीक है, समझो कि अगर आपको एक नोटबुक खरीदना है, ठीक है, तो नोटबुक आप कहाँ से आके खरीदोगे? आप खरीदोगे स्टेशनरी शॉप में। आप जाओगे स्टेशनरी शॉप में, उसका पैसा दोगे, वो नोटबुक का वैल्यू दोगे, आप वो खरीदोगे। ठीक है, मगर कभी आपने सोचा है कि नोटबुक के अंदर जो पेपर्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, वो कहाँ से आते हैं? कभी सोचा है? तो उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है इंडस्ट्रीज का पेपर को प्रोड्यूस करने में। कैसे? देखो, पेपर, समझो पहले कि पेपर किससे बनता है, उसका रॉ मटेरियल क्या होता है जिसकी वजह से पेपर बनता है। पेपर बनता है ट्री के वजह से। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइप का ट्री होता है जिसको बोलते हैं हम लोग टिम्बर ट्री। तो बेसिकली पेपर जो बनता है वो बनता है ट्री से। ठीक है, अब ट्री जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ पे जाता है? वो जाता है रॉ पेपर इंडस्ट्री में। ठीक है, वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें सिर्फ पेपर बनता है, तो वो जाता है पेपर इंडस्ट्री में। और वो पेपर इंडस्ट्री में पूरा एक उनका एक्टिविटीज होती है, पूरा प्रोसेस होता है। और पूरा प्रोसेस खत्म होने के बाद क्या होता है? आपको एक फिनिश्ड प्रोडक्ट मिलता है एक डिफाइंड वैल्यू में। ठीक है, और आप क्या करते हो? वो फिनिश्ड प्रोडक्ट जाके आप मार्केट से खरीद लेते हो। तो इंडस्ट्रीज का रोल क्या हुआ? इंडस्ट्रीज का रोल ये हुआ टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू द वैल्यू एडेड फिनिश्ड प्रोडक्ट। ओके, समझ में आ गया? यही इंडस्ट्री का रोल होता है। ठीक है, हर एक रॉ मटेरियल को एक वैल्यू एडेड फिनिश्ड प्रोडक्ट में हम लोग कन्वर्ट कर दें। ठीक है, जिसका हम लोग वैल्यू दे के वो प्रोडक्ट खरीद पाए मार्केट से। ठीक है, अब अब ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, की इंडस्ट्रीज को कौन कौन से बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो देखो, इंडस्ट्रीज को बेसिकली हम लोग तीन टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। वो तीन टाइप्स क्या हैं? सबसे पहला है रॉ मटेरियल, फिर उसके बाद है साइज, फिर उसके बाद है ऑनरशिप। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंडस्ट्री होती है उसको हम लोग किस में डिफाइन करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब जैसा रॉ मटेरियल होगा उसके बेसिस में ही हम लोग इंडस्ट्री को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने चार अलग अलग टाइप की इंडस्ट्री का एग्जांपल लिया है।
जो सबसे पहली इंडस्ट्री है वो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, तो एग्रो बेस्ड से पता चल रहा है कि कुछ एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है। तो इसमें जो रॉ मटेरियल होगा वो कौन सा होगा? ऑब्वियसली प्लांट और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट ही होगा रॉ मटेरियल। तो ये जो रॉ मटेरियल को अगर ये इंडस्ट्री में मैं डालूंगा तो मेरे को क्या फिनिश प्रोडक्ट मिल रहे हैं? मेरे को मिल रहे हैं वेजिटेबल ऑयल, फिर उसके बाद डेली प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, दूध हो गया या पनीर हो गया, ये सब कहाँ से? ये सब आता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से। फिर लेदर इंडस्ट्री हो गई, लेदर मिलता है मेरे को। ठीक है, लेदर जैकेट पहनते हैं हम लोग, शूज पहनते हैं। फिर उसके बाद ये जो पहनते हैं बेल्ट, ये सब मिलता है हमें। फिर उसके बाद प्रोसेसिंग फूड मिलता है। ये सब कहाँ से मिलता है? ये सब मिलता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज से। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि इसमें रॉ मटेरियल कौन से मिलता है? रॉ मटेरियल होता है एनिमल एंड प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए। जो ग्रीन में मार्क किया हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पर्टिकुलर वर्ड तो आना ही चाहिए जब भी आप आंसर लिखोगे, इसलिए मैंने वो ग्रीन में मार्क करके रखा है। ओके, अब नेक्स्ट है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो जैसे कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज बोले मतलब ऐसी इंडस्ट्री जो मिनरल के ऊपर बेस्ड हो। अब उसमें इसका मतलब इसमें रॉ मटेरियल और क्या होगा? वो होगा आपका मिनरल ओर्स। ठीक है, ये मिनरल्स वो ऐसे टाइप के रॉ मटेरियल होते हैं जो अर्थ में पाए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ मिनरल ओर का मतलब क्या है। जैसे कि अगर मेरे को स्टील, फॉर एग्जांपल जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है उसमें एक इंडस्ट्री आती है जिसको बोलते हैं हम लोग स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, अब स्टील इंडस्ट्री पता चल रहा है कि इसमें क्या फिनिश प्रोडक्ट होगा? इसमें होगा स्टील। मगर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्टील इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल क्या होता है जिसके वजह से स्टील बनता है? रॉ मटेरियल होता है आपका आयरन ओर। ठीक है, और आयरन ओर क्या है? एक मिनरल है। इसलिए स्टील इंडस्ट्री किस में आती है? स्टील इंडस्ट्री आती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में। ठीक है, तो आयरन ओर को हम लोग स्टील इंडस्ट्री में डालते हैं और उनका कुछ एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस के कारण हमें जो फिनिश प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है? स्टील होता है। अब अब ध्यान से सुनना, ठीक है। स्टील इंडस्ट्री के लिए जो स्टील हुआ वो क्या हुआ? वो हुआ आपका फिनिश प्रोडक्ट। ठीक है, मगर जो बाकी की इंडस्ट्री है जैसे कि जो रेलवे कोचेस बनाती हैं, जो आपका रियल स्टेट इंडस्ट्री हो गई, जो आपका हेवी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, ये सब इंडस्ट्री के लिए जो स्टील होता है वो क्या हो गया? वो हो गया उनके लिए एक रॉ मटेरियल, क्योंकि उससे वो बनाते हैं मोटरसाइकिल, उससे वो बनाते हैं बिल्डिंग, उससे वो बनाते हैं रॉड्स। तो बाकी इंडस्ट्री के लिए जो स्टील होता है वो क्या हो जाता है? रॉ मटेरियल हो जाता है। तो स्टील इंडस्ट्री को हम लोग अक्सर क्या बोलते हैं? फीडर बोलते हैं फॉर अदर इंडस्ट्रीज, कि एक फीडर का काम करती है। ठीक है, जैसे मम्मी बचपन में कैसे बच्चों को फीड करती थी, वैसे ये इंडस्ट्री क्या करती है? दूसरे इंडस्ट्रीज को फीड करती है। क्या फीड करती है? स्टील फीड करती है। ठीक है, समझ में आया? तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल क्या होता है? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल होता है मिनरल ओर। ठीक है, उसका एग्जांपल आपको समझ में आ गया, स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, तो चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट इंडस्ट्री है वो है मराइन बेस्ड इंडस्ट्री, मतलब ऐसी इंडस्ट्री जो मराइन लाइफ के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स होंगे वो क्या होंगे? दैट विल बी रिलेटेड टू द सी एंड ओशन प्रोडक्ट्स। ठीक है, और इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि आपका फिश हो सकती है, वेरियस टाइप ऑफ फिश जो हम लोग खाते हैं, और भी चीजें हो सकती है। तो ये सब किसमें आती है? ये सब आती है सी एंड ओशन, सॉरी ये सब आती है मराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज में। ओके, फिश ऑयल हो गया, वो सब किसमें आता है? मराइन बेस्ड इंडस्ट्री में। ठीक है, अब जो अगला टाइप ऑफ इंडस्ट्री है वो है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। ऐसा इंडस्ट्री जो फॉरेस्ट के ऊपर बेस्ड है। ओके, तो इसमें जो भी प्रोडक्ट्स होंगे कहाँ से मिलेंगे? हमें फॉरेस्ट से मिलेंगे। तो इसका रॉ मटेरियल्स भी क्या कहलाएगा? ये इंडस्ट्री का ये कहलाएगा फॉर रॉ मटेरियल भी इसका क्या होगा? फॉरेस्ट ही होगा। ठीक है, फॉरेस्ट ही होगा एक टाइप का रॉ मटेरियल जहाँ से हमें सब मिलेगा। तो जैसे कि आप बोल सकते हो कि मेरे को पेपर जो बनाना है कहाँ से बनता है? ट्री से बनता है। ट्री कहाँ मिलता है? हमें फॉरेस्ट में मिल सकता है। जूट हो गया, फिर उसके बाद आपका बैम्बू हो गया, बैम्बू से बहुत सारी चीजें बनती है। फिर उसके बाद फर्नीचर इंडस्ट्री हो गई, फिर बिल्डिंग भी होगी, बिल्डिंग से भी जो बहुत जरूरत होती है। तो ये सब क्या हो गया? ये सब आता है आपका फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज में। ठीक है, और ये जो सारी इंडस्ट्रीज होती है ये सब एक दूसरे से को लिंक्ड होती है। ठीक है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा लिंक्ड होती है कि एक का जो फिनिश प्रोडक्ट होगा दूसरे के इसमें एक रॉ मटेरियल की तरह भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब हमें ये तो समझ में आ गया कि बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल कैसे डिफाइन करते हैं एक इंडस्ट्री को। ठीक है,
अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कि साइज के ऊपर हम लोग एक इंडस्ट्री को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी 3 फैक्टर्स होते हैं। वो 3 फैक्टर्स क्या हैं? सबसे पहला है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, दूसरा है नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड और तीसरा है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो कितना पैसा लगाया और कितने लोगों को एम्प्लॉय किया और कितना माल हमने बेचा, ये 3 चीज में कितना माल हमने प्रोड्यूस किया, ये 3 फैक्टर्स में हम लोग एक इंडस्ट्री की साइज को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब देखो इंडस्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रीज की जो साइज होती है वो 2 टाइप की होती है। ठीक है, कौन सी होती है वो? सबसे पहला होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, दूसरा होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, अब इन दोनों में हम लोग डिफरेंशिएट देख लेते हैं। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है उसमें हमेशा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, जो पैसे का इन्वेस्टमेंट होता है, वो भी हमेशा लिमिटेड होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि टेक्नोलॉजी भी जो यूज करते हैं हम लोग हमेशा लिमिटेड एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड होते हैं वो भी क्या होते हैं? कम होते हैं एज कम। और उसके वजह से जो प्रोडक्शन होता है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, वो भी एक लिमिटेड होता है। ठीक है, अब वही अगर मैं देखूं लार्ज स्केल इंडस्ट्री में, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में हम लोग कैपिटल भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, कैपिटल भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी भी हमने क्या की है? ज्यादा यूज की है। ठीक है, अनलिमिटेड यूज करते हैं हम लोग। फिर उसके बाद जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन होता है प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट्स का, वो भी क्या होता है? ज्यादा होता है। और उसकी वजह से क्या होता है, जो लोगों को एम्प्लॉय करते हैं हम लोग, वो भी एज कम्पेयर टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ज्यादा करते हैं। ठीक है, अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कौन कौन सी होगी? जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज होती है मैक्सिमम, वो सब आती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। ठीक है, मगर अगर मैं पूछूं कि भाई लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में कौन सी होगी? लार्ज स्केल इंडस्ट्री में हो गई आपकी बहुत सारी होगी, जैसे कि आईटी होगी, आईटी सेक्टर हो गया, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर। फिर उसके बाद हो गया आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्टील सेक्टर, फिर उसके बहुत चीज होगी। ठीक है, तो आप ये 2-3 एग्जाम्पल लिख सकते हो। ओके, अब जो थर्ड आता है जिसके बेसिस में हम लोग इंडस्ट्री को क्लासिफाई करते हैं, वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि एक इंडस्ट्री में, एक कंपनी में एक कितनी हिस्सेदारी होती है, उसके बेसिस में भी इंडस्ट्री को हम लोग क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, अब इसके भी 4 टाइप होते हैं। ओके, कौन कौन से टाइप है इसके? 4। सबसे पहला है प्राइवेट सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा है ज्वाइंट सेक्टर और फोर्थ है कोऑपरेटिव सेक्टर। ठीक है, इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला प्राइवेट सेक्टर है, उसमें क्या होता है, जो भी कंपनी होती है, या तो वो एक इंडिविजुअल ओन करता है या तो वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग प्राइवेट सेक्टर कंपनी। ठीक है, तो जैसे कि नीचे एग्जांपल देख सकते हो आप लोग कि यहाँ पे आपको ओयो रूम्स का जो मालिक है वो कौन है? रितेश अग्रवाल जी है। तो ये जो है, ये कौन है? इनकी खुद की कंपनी है, इसका मतलब ये प्राइवेटली ये कंपनी को ओन करते हैं, ये अकेले मालिक है ये कंपनी के, इनके पास सबसे ज्यादा ओनरशिप है, इसलिए किसमें आते हैं? प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। ठीक है, जैसे कि रिलायंस कौन ओन करता है सबसे ज्यादा? कौन करता है? मुकेश अंबानी जी करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? ये भी एक प्राइवेट इंडस्ट्री हो गई। ओके, जैसे टाटा हो गया, टाटा को कौन ओन करता है? टाटा को ओन करता है जो टाटा के मेंबर्स हैं वो लोग ओन करते हैं। ठीक है, तो इसमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पूरी कंपनी को ओन कर रहे हैं, तो इसका मतलब कौन से सेक्टर में आ गया? ये आ गया आपका प्राइवेट सेक्टर में। ओके, जैसे टेस्ला हो गया, टेस्ला सबको पता है इलॉन मस्क कौन है। ओके, तो इलॉन मस्क की कंपनी है टेस्ला, जो क्या बनाती है? कार बनाती है, वो भी इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है। ठीक है, तो टेस्ला ओन कौन करता है? ऑब्वियसली इलॉन मस्क करते हैं। तो इलॉन मस्क करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके पास सबसे ज्यादा ओनरशिप है टेस्ला की। तो ये कौन सी कंपनी होगी? ये होगी आपकी प्राइवेट सेक्टर। वैसे जो अमेजोन है, अमेजोन कौन ओन करता है? जेफ बेजोस ओन करते हैं। ठीक है, तो जेफ बेजोस एक सिंगरली सबसे ज्यादा ओनरशिप रखते हैं अमेजोन की, तो उसकी वजह से अमेजोन क्या हो गया? एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी होगी। समझ में आ गया प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या? प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या कि ऐसा एक या तो उसका जो ओनरशिप है, एक कंपनी का ओनरशिप या तो एक इंडिविजुअल आदमी के पास हो या तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के ऊपर हो। ठीक है, अगर ये लोग ओन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उस कंपनी को हम लोग बोलेंगे प्राइवेट सेक्टर कंपनी। चीज समझ में आ गई? अब
नेक्स्ट है स्टेट ओन और पब्लिक सेक्टर। जैसे कि पब्लिक सेक्टर बोल रहे हैं, तो पब्लिक सेक्टर मतलब क्या कि ऐसा ऐसी कंपनीज जो जो गवर्नमेंट ओन करती है, ठीक है, द कंपनीज विच इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, जिसमें 100% शेयर किसका होता है, गवर्नमेंट का ही होता है। तो इंडिया में ऐसी कौन कौन सी कंपनीज है बच्चों, इंडिया में सरकारी कंपनी बोलते हैं इसको, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसी कौन सी सरकारी कंपनी है, सबसे पहले है एनटीपीसी, ठीक है, फिर उसके बाद है एच ए एल मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, फिर उसके बाद एल आई सी की पॉलिसी हर कोई लेता है, आपके मम्मी पापा ने भी ली होगी, पूछ लेना एक बार, आपके लिए भी ली होगी। एल आई सी मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, फिर उसके बाद है SAIL सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद BSNL, ठीक है। तो ये सब क्या हो गई, ये सब ये ऐसी सरकारी कंपनियां होगी जो सरकार ओन करती है, ठीक है। अब आता है जॉइंट सेक्टर कंपनी। जॉइंट सेक्टर कंपनी दो टाइप की कंपनीज होती हैं जो सरकार और प्राइवेट प्लेयर्स दोनों मिलके ओन करते हैं। तो ऐसी कौन सी कंपनी है, इसका नाम है मारुति उद्योग, ठीक है। तो मारुति उद्योग एक ऐसा एग्जांपल है जो सरकारी और प्राइवेट प्लेयर दोनों मिलके ओन करते हैं, ओके। अब आता है कोऑपरेटिव सेक्टर। अब देखो कोऑपरेटिव सेक्टर मतलब क्या कि ऐसी कंपनी जो कॉपरेट करके चलाई जाती हैं, ठीक है। तो कॉपरेट करना मतलब क्या, जिसमें बहुत सारे लोग कॉपरेट करके एक कंपनी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, जिसका कोई भी एक मालिकाना हक नहीं होता है, जिसके बहुत सारे मालिक होते हैं, ठीक है। तो उसमें एग्जांपल हो गया आपका अमूल। अब अमूल का कौन बहुत सारे मालिक हो गए, वो मालिक हो गए जो अमूल को मिल्क प्रोवाइड करते हैं। तो जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या हो गए आपके, वो हो गए आपके अमूल के मालिक, ठीक है। जो गांव में इतने सारे मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं वो सब क्या हो गए, वो सब हो गए आपके अमूल के मालिक। तो जो अमूल है वो किस में आता है, वो आता है कोऑपरेटिव सेक्टर में, ओके। जैसे लिज्जत पापड़ है, लिज्जत पापड़ आप भी बहुत बार खाए होंगे, एक बार पूछ लेना मम्मी से, हर घर में मिलता ही है, मेरे घर में तो है, आपके घर में भी होगा, ठीक है। तो जो लिज्जत पापड़ होता है, लिज्जत पापड़ बहुत सारी जो गांव की औरतें हैं उन्होंने मिलकर शुरू किया था, ठीक है, और उसमें औरतें जुड़ते गई, तो इसमें कोई एक मालिक नहीं है, इसमें जब बटेगा तो पैसा सब में बटेगा और इक्वली बटेगा, ठीक है। तो लिज्जत पापड़ क्या हो गया, लिज्जत पापड़ जो कंपनी हो गई ये आ गई आपके कोऑपरेटिव सेक्टर में, ठीक है। वैसी जो सुधा है, सुधा दूध, ये भी क्या आता है, ये भी आता है आपका कोऑपरेटिव सेक्टर में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप कैसे इंडस्ट्री को हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया यहाँ पे बच्चों, हम लोगों ने पढ़ लिया सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर पढ़ लिया क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस में एक इंडस्ट्री का लोकेशन डिफाइंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 7 टाइप के फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। इसको चेक करके हम लोग देखते हैं। जो सबसे पहला फैक्टर है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, कि जहां पर रॉ मटेरियल की इजीली अवेलेबिलिटी होगी वैसे ही टाइप ऑफ इंडस्ट्री वहां पे सेटअप हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा है लैंड, इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, या मैं बोलूं चीप चीप रेट में अगर लैंड मिल जाती है तो फिर एक इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पे इंडस्ट्री सेटअप कर देता है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है वाटर, कि भाई अगर वाटर का सप्लाई 24/7 हो और कभी रुके नहीं तो इंडस्ट्री वहां पे सेटअप करने के लिए अच्छी है, ठीक है। उसके बाद होता है चीप लेबर, कि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट ये सोचता है कि मैं इंडस्ट्री वहां पे सेटअप करूं जहां पे मेरे को जो लेबर है उनको एकदम कम सैलरी में भी मैं उनको रख पाऊँ, ठीक है, क्योंकि उसमें लेबर का कॉस्ट भी जुड़ता है इंडस्ट्री में, क्योंकि काम मजदूर तो चाहिए काम करने के लिए इंडस्ट्री में, तो मजदूरों को कम पैसे में भी मैं काम करवा लूँ। तो ऐसी जगह अगर मेरे को ज्यादा मजदूर मिल जाते हैं और स्किल मजदूर मिल जाते हैं जिनको काम आता हो, तो मैं वहां पे इंडस्ट्री लगाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पावर, कि भाई अगर 24 घंटे 24/7 एक स्टेट में, ठीक है, एक स्टेट में अगर उस जगह में मेरे को 24/7 अगर इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो मैं वहां पे इंडस्ट्री लगाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद कैपिटल ट्रांसपोर्ट, कि मैं जो अपना जो प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करूँ, पहले तो वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाना चाहिए, प्लस कम पैसे में हो जाना चाहिए। तो ऐसा लोकेशन ढूंढो जहाँ पे ये दोनों फैसिलिटी हो,
तो मैं वहां पे इंडस्ट्री लगा दूंगा। ठीक है, एक इंडस्ट्री ऐसे ही सोचता हूँ। आखिरी क्या है, आखिरी फैक्टर है मार्केट, कि मैं ऐसी जगह इंडस्ट्री लगाऊं जहाँ पे 10-20 किलोमीटर के अंदर ही बहुत बड़ा मेरे को एक मार्केट मिल जाए जहां पे मैं अपना प्रोडक्ट बेच पाऊं। ठीक है, तो ये 7 फैक्टर्स के ऊपर एक इंडस्ट्री का लोकेशन डिफाइंड होता है। ओके, अब इसके आगे और भी चीजें समझो, अगर इसमें से 3-4 चीज नहीं है तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इसके ऊपर सब्सिडीज दे देती है। ठीक है, क्या वाटर 24/7 नहीं है तो गवर्नमेंट बनेगी कि एक काम करो, आप लैंड को सस्ते में ले लो। तो इंडस्ट्री सोचता है ठीक है, पानी का इंतजाम मैं खुद कर लूंगा, मगर मैं लैंड सस्ते में मिल रहा है तो ले लेता हूँ। ठीक है, तो वो तभी भी तब कभी भी इंडस्ट्रीज वहां पे लग जाती है। ठीक है, तो एक और फैक्टर है जो है गवर्नमेंट की सब्सिडीज। गवर्नमेंट की सब्सिडीज मतलब गवर्नमेंट का आप समझ लो डिस्काउंट टाइप का, कि आपको मैं इसमें थोड़ा डिस्काउंट दे देता हूँ, आप यहाँ पे आके इंडस्ट्री लगाओ, जो हर एक स्टेट गवर्नमेंट करता ही है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रियल सिस्टम के ऊपर। ठीक है, कि इंडस्ट्री के अंदर जो सिस्टम होता है वो कैसे डिफाइंड है। देखो, कोई भी बड़ी इंडस्ट्री हो या छोटी इंडस्ट्री हो, उसमें तीन स्टेजेस तो होते ही हैं। ठीक है, जिसकी वजह से पूरे एक इंडस्ट्रियल सिस्टम को हम लोग डिफाइन करते हैं। वो 3 स्टेजेस क्या हैं, जो सबसे पहला स्टेज है वो है इनपुट। ठीक है, अब इनपुट ऑफ व्हाट, इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल, इनपुट ऑफ लेबर, इनपुट ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इनपुट ऑफ वाटर कॉस्ट, इनपुट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, ये सब इनपुट में आता है। अब उसके बाद क्या होता है, प्रोसेस होता है। अब जब रॉ मटेरियल एक रेंज ऑफ एक्टिविटीज जो होती है इंडस्ट्री में, उसमें प्रोसेस होके आउटपुट में जाता है, तो क्या बनता है, वो बनता है आपका फिनिश प्रोडक्ट, जो आपकी है थर्ड स्टेज। तो थर्ड स्टेज में आउटपुट में क्या बना, वो बना आपका फिनिश प्रोडक्ट, जो कंज्यूमर के पास जाता है। कंज्यूमर उसको एक वैल्यू में खरीदता है और उसके बाद वो कंपनी प्रॉफिट्स कमाती है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि भाई वो वैल्यू कौन डिफाइन करता है। अगर प्राइवेट सेक्टर है, जो कंपनी माल बेच रही है वही वो वैल्यू डिफाइन करती है। ठीक है, अगर कोई चॉकलेट कंपनी बना रही है तो चॉकलेट का कितना दाम होगा वो कंपनी डिसाइड करेगी। ओके, अब इंडस्ट्रियल रीजन्स पूरे वर्ल्ड में देखो कहाँ कहाँ है। जहां पे ब्लैक आपको दिख रहा है ना, वो सब आपके इंडस्ट्रियल रीजन्स है। हमें अभी पूरे वर्ल्ड का देखने की जरूरत नहीं है, अभी हमें जरूरत है कि भाई इंडिया में कहाँ कहाँ से ऐसे कौन से इंडस्ट्रियल रीजन्स है जहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप की गई है। ठीक है, इंडस्ट्रियल रीजन्स मतलब वो रीजन्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज को हम लोग एक जगह सेटअप करवाते हैं, जिसको हम लोग क्लस्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इंडिया में 7 जगह क्लस्टर है जहाँ पे इंडस्ट्रीज को हमने सेटअप करवाया है। ओके, कौन कौन से क्लस्टर्स हैं, सबसे पहला है मुंबई पुणे क्लस्टर, उसके बाद है बैंगलोर तमिलनाडु, फिर उसके बाद है हुगली, उसके बाद है अहमदाबाद बड़ौदा, उसके बाद है छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्री सेटअप है। फिर उसके बाद है विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, फिर उसके बाद है गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन, फिर उसके बाद है कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह हमने बिठा के रखा ही है लगभग। ठीक है, अब आपको ये चीज समझ में आ गई है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, फैक्टर्स पढ़ लिए, इंडस्ट्रियल सिस्टम पढ़ लिया। अब आखिरी क्या है, आखिरी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। ठीक है, कि कोई भी जो मेजर इंडस्ट्री है उसको कैसे विद इन द ईयर्स पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो, और कौन कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज है इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज में हम लोग, मेजर इंडस्ट्रीज मतलब क्या है, देखो सबसे पहले समझो मेजर इंडस्ट्रीज मतलब होती क्या है। ठीक है, मेजर इंडस्ट्रीज मतलब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज 3 फैक्टर्स में डिफाइंड होती है। कौन कौन से 3 फैक्टर्स है, सबसे पहला है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होना चाहिए, फिर उसके बाद नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉय, फिर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, तो इसमें ही मेजर इंडस्ट्रीज डिफाइंड होती है। मेजर इंडस्ट्रीज को हम लोग पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से बांटेंगे। ठीक है, 1990s के पहले जो मेजर ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, वो 1990s के बाद कौन कौन सी मेजर ऑफ इंडस्ट्रीज हैं। तो 1990s के पहले जो मेजर ऑफ इंडस्ट्रीज थी वो थी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और उसके साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मगर अब 1990s के बाद और भी मेजर इंडस्ट्रीज आ रही है, इंक्लूडिंग आयरन स्टील और टेक्सटाइल के अलावा और भी आ रही है। ठीक है,
कौन सी है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री इसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा कि अभी हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में जा रहे हैं, तो डिजिटल वर्ल्ड मतलब क्या, जहाँ फिजिकल टू डिजिटल जा रहे हैं, मतलब अभी पैसे को हम लोग ज्यादा यूज नहीं कर रहे ट्रांजेक्शन करने में, उसके बदले क्या कर रहे हैं, उसके बदले हम लोग डिजिटली उसको ऑनलाइन ही पे कर देते हैं पैसे को, ठीक है। ये पहले आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले नहीं होता था, आज से 15 साल पहले भी नहीं होता था बच्चों, ठीक है। 2005-10 तक नहीं होता था, इंडिया में तो नहीं होता था, ठीक है। तो ये अभी अभी आया है, ये अभी हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा शिफ्ट किए हैं, ओके। तो इसमें जो नया सेक्टर आया है वो है आईटी सेक्टर, जो इसको एक बोलते हैं इमर्जिंग सेक्टर, जिसमें ज्यादा लोग जा रहे हैं, ओके। अब जो इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री होगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कौन कौन सी कंट्रीज में ज्यादा डोमिनेट करती हैं, देखो। जो स्टील इंडस्ट्री है वो जर्मनी, यूएसए, चाइना और जापान, इन सब कंट्रीज में ज्यादा डोमिनेशन है उसका। और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो सब कहाँ है, इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान, ठीक है। बांग्लादेश भी इसमें होना चाहिए, नहीं है मगर बांग्लादेश भी है, ओके। तो यहाँ पे ये सब इंडस्ट्रीज डोमिनेट करती है। अब यहाँ पे बोला है कि आयरन, आप देखो कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो इंडिया में नहीं लिखा हुआ है, ऐसा क्यों, वो इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इंडिया में भी है, मगर उसका जो प्रोडक्शन है वो इतना नहीं है एज कम्पेयर टू ये सब कंट्रीज, ठीक है। समझ में आया। अब आते हैं नई इमर्जिंग कंट्रीज में, इमर्जिंग इंडस्ट्री में। कौन सी नई इमर्जिंग इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री है, ठीक है। अब आईटी इंडस्ट्री सबको पता है कि कहाँ से शुरू हुई थी, ये हुई थी यूएसए से शुरू, ठीक है। तो यूएसए में ही इनका सबसे ज्यादा मतलब ये होगा, क्या बोलते हैं, बेस सबसे ज्यादा वही होगा। और वहां पे पर्टिकुलरली कहाँ पर है, ये सबसे इम्पोर्टेंट जगह है यूएसए में, सिलिकॉन वैली, जिसको हम लोग बोलते हैं आईटी हब ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सबसे बड़ा है उसका है सिलिकॉन वैली में। और इंडिया में आईटी हब का है, आईटी हब जहाँ पे नंबर ऑफ आईटी इंडस्ट्रीज होती है, हब मतलब जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है आईटी की, ठीक है। तो इंडिया में कहाँ है आईटी हब, इंडिया में है बैंगलोर में, ओके। बैंगलोर में सबसे ज्यादा आईटी हब है, आईटी इंडस्ट्रीज है। फिर उसके बाद आता है पुणे में, फिर उसके आता है हैदराबाद में। मगर जो मेन है, जो एपी सेंटर है वो इंडिया में कहाँ है, वो है बैंगलोर। और जो यूएसए का है वो कहाँ पर है, वो है सिलिकॉन वैली, जो है कैलिफोर्निया में, ठीक है। अब अब हम लोग देखेंगे आयरन और स्टील इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो बात किया उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे, ठीक है। जैसे कि इधर लिखा है, लाइक अदर इंडस्ट्रीज, आयरन स्टील इंडस्ट्री टू कंप्राइजेस ऑफ वेरियस इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। मैंने सब बोला था कि जो भी इंडस्ट्रियल सिस्टम वो तीन ही चीज में काम करता है, तीन स्टेजेस में काम करता है। सबसे पहला इनपुट, फिर आउट प्रोसेस, फिर आउटपुट। अब ये इनपुट क्या होता है, इसमें इनपुट करते हैं हम लोग तीन चीज। सबसे पहला होता है कोक, फिर होता है आयरन ओर, फिर उसके बाद होता है लाइमस्टोन। ये तीनों चीज हम लोग यहाँ पे स्टील बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये तीनों चीज इसके अंदर डालते हैं, ओके। क्या क्या, आयरन ओर, लाइमस्टोन और कोक, ये सब इसके अंदर डालते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसको हीट किया जाता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्मेल्टिंग, जिसमें हम लोग इन सबको मेल्ट कर देते हैं, ठीक है। ये मेल्ट करने से क्या होता है, फिर मेल्ट करने से हम लोग क्या करते हैं इसमें, फिर इससे हमारा और भी प्रोसेस है इसमें, मगर फाइनली इससे क्या बनता है, हमारा स्टील बनता है, ठीक है। अब अगर मैं ये पूछूं कि 1 टन ऑफ स्टील मतलब 1000 किलो ऑफ स्टील अगर बनाना है तो उसके लिए कितना आयरन और कितना लाइमस्टोन, कितना कोक रिक्वायर्ड होगा, ये देखते हैं, ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोल कितना रिक्वायर्ड होगा, यहाँ पे 8 टन ऑफ कोल रिक्वायर्ड होगा। हमेशा याद रखना कि 1 टन मतलब क्या, 1 टन मतलब 1000 kg, ठीक है। तो यहाँ पे 8 टन बोला है, तो 8 टन मतलब कितना, 8000 kg, ठीक है। तो कितना कोल यूज होता है, यहाँ पे कोल होता है 8000 kg ऑफ कोल रिक्वायर्ड, प्लस 4 टन ऑफ आयरन ओर विच इज 4000 किलोज ऑफ आयरन ओर। फिर उसके बाद 1000 kg ऑफ लाइमस्टोन। अगर इन तीनों को हम लोग मिक्स करेंगे एक साथ और इसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, स्टील। जो कितना मिलेगा, सिर्फ 1 टन ऑफ स्टील, ठीक है। समझ में आया, 1 टन मतलब 1000 किलो ऑफ स्टील मिलेगा, ओके। तो ये उसमें मेन रॉ मटेरियल्स होते हैं। कौन कौन से रॉ मटेरियल है, कौन, आयरन ओर और लाइमस्टोन। समझ में आ गया। अब
स्टील इंडस्ट्री जो होती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि स्टील इंडस्ट्री जो बाकी इंडस्ट्रीज के लिए क्या करती है, एक बैकबोन इंडस्ट्री होती है कोई भी कंट्री के लिए, ठीक है। क्योंकि देखो स्टील इंडस्ट्री में अगर छोटी भी इंडस्ट्री होगी ना, तो उसमें भी बहुत सारे एम्प्लॉय जरूरत पड़ेंगे एज कम्पेयर टू बाकी इंडस्ट्री। और कैसे, और ऊपर से जो स्टील जो प्रोड्यूस होता है वो बाकी बहुत जगह यूज किया जाता है, जैसे कि बिल्डिंग बनाने में यूज होगा, फर्नीचर में होगा, फिर उसके बाद बहुत जगह लिफ्ट बनाने में हो गया, फिर उसके बाद ये क्या बोलते हैं मोबाइल्स में हो गया, मोबाइल सॉरी ऑटोमोबाइल्स में हो गया, ठीक है। तो ये सब इंडस्ट्री में क्या यूज होता है, स्टील यूज होता है, ठीक है। तो ये सब इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल क्या हो गया, स्टील हो गया। मगर स्टील इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल क्या हो गया, जो हमने अभी डिस्कस किया था, कौन कौन से, कोल, आयरन ओर और लाइमस्टोन, ठीक है, जिससे स्टील बनता है। तो इसलिए कोई भी कंट्री में अगर स्टील और आयरन इंडस्ट्री होगा, वो हमेशा के लिए रहने ही वाला है, ठीक है, वो कभी डाउन नहीं जाएगा, क्योंकि वो एक कंट्री के लिए एक बहुत बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है कंट्री में, उन सब के लिए क्या काम करता है, एज ए बैकबोन काम करता है, ठीक है। वो बहुत सारी कंट्रीज के लिए एक रीढ़ की हड्डी ऐसा होता है कि अगर वही टूट गया तो सब कंट्रीज, सब जो इंडस्ट्री एक के बाद एक कोलैप्स करना शुरू हो जाएंगी। समझ में आ गया। अब अब देखेंगे कि इंडिया में जो स्टील इंडस्ट्री है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री, वो सबसे पहले कहाँ सेटअप की थी और किसने सेटअप की थी, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि ये स्टील इंडस्ट्री, उसके पहले एक बार देख लेते हैं हम लोग कि जो स्टील इंडस्ट्री है वो कैसे विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होते गई, ठीक है। तो देखो 1800 से पहले, 1800 एडी से पहले जो स्टील इंडस्ट्री थी वो बेसिकली कहाँ पे लोकेट होती थी, वो वहां पे लोकेट होती थी जहाँ पे हमें इजीली रॉ मटेरियल मिल जाए, ठीक है, इजीली पावर सप्लाई मिल जाए, और फिर रनिंग जो वाटर है वो भी 24/7 मिल जाए, ठीक है। मगर जैसे ही 1800 से लेकर 1950 के बीच का अगर समय देखोगे आप, तो स्टील इंडस्ट्री मेजरली कहाँ पे लोकेटेड होती थी, फिर उन्होंने अपना जो लोकेशन चेंज किया, वो कहाँ पे लोकेट होने लगी, वो लोकेट होने लगी कोल्ड फील्ड में और नियर रेलवेज में, ठीक है, क्योंकि क्यों, इजीली ट्रांसपोर्ट हो पाए कोल, ठीक है, स्टील इजीली ट्रांसपोर्ट हो पाए, जो रॉ मटेरियल्स है वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो पाए, इजीली अवेलेबल हो पाए, इसलिए वहां पे लोकेट होना शुरू हो गया। और जैसे जैसे और स्टील इंडस्ट्री बड़ी होने लगी, तो 1950s के बाद जो स्टील इंडस्ट्री थी वो मेजरली कहाँ पे लोकेट होने लगी, वो लोकेट होने लगी लार्ज एरिया ऑफ द फ्लैट लैंड नियर द सी पोर्ट्स। सी पोर्ट्स के आजू बाजू में अगर बहुत बड़ी लैंड हो तो वहां पे इंडस्ट्री बना देते थे, ठीक है। तो वहां से सब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सब आजू बाजू से ही लोग पूरे वर्ल्ड में कर सकते थे सी से, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम पीरियड चेंज होता गया, वैसे वैसे स्टील इंडस्ट्रीज की जरूरतें चेंज होती गई, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उनकी लोकेशंस भी चेंज होती गई। इसका मतलब ये, ठीक है। अब इंडिया में जो सबसे पहला स्टील इंडस्ट्री कहाँ पे लगा था, देखो सबसे पहला लगा था बेसिकली 4 स्टेट में लगा था, ठीक है। देखो इंडिया में 4 स्टेट में स्टील इंडस्ट्री सबसे ज्यादा डोमिनेटर दिखेंगे आपको। कौन कौन सी 4-5 स्टेट है, देखो भिलाई होगी, भिलाई कहाँ पे आता है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। फिर दुर्गापुर, दुर्गापुर आता है आपका वेस्ट बंगाल में। फिर बनपुर, बनपुर भी शायद से वेस्ट बंगाल में आता है। फिर जमशेदपुर हो गया, जमशेदपुर आपका आता है झारखंड में। फिर उसके बाद राउरकेला, राउरकेला हो गया आपका उड़ीसा में। फिर बोकारो स्टील प्लांट हो गया। ये सब जगह में क्या आता है, स्टील प्लांट आते हैं। और ये सब जगह कौन सी स्टेट में आते हैं, जैसे मैं बता चुका हूँ, वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, फिर भद्रावती हो गया, विजयनगर कर्नाटका हो गया। तो ये सब जगह हमारी मेजरली जो स्टील इंडस्ट्रीज है ये सब लोकेट होती है। ये सब जो स्टील, ये सब जो जगह है ना, इसमें वो सब फैक्टर्स अलग अलग लोकेशन में अवेलेबल है, ठीक है। कोई जगह इजीली आपको लेबर कॉस्ट कम मिल जाएगी, कोई जगह ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा, कोई जगह रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो सब जगह के अलग अलग फायदे, तो वहां पे स्टील इंडस्ट्रीज लोकेटेड है, ओके। अब हम लोग देखेंगे कि इंडिया में सबसे पहले स्टील इंडस्ट्री किसने मतलब किसने स्टील इंडस्ट्री बनाई, सबसे पहले स्टैब्लिश की है, और कहाँ पे स्टैब्लिश की थी, ठीक है। अब देखो इंडिया में जो सबसे पहले स्टील इंडस्ट्री स्टैब्लिश की गई थी, वो की थी जमशेदपुर में। उस वक्त का वो था सांची, ठीक है, जो
उस वक्त जो झारखंड, आज का जो झारखंड था वो पहले बिहार के अंदर ही था। ठीक है, बिहार टूट के फिर झारखंड बना। तो बिहार में एक जगह थी सांची, जिसको आज हम लोग कहते हैं जमशेदपुर। ओके, तो 1947 के पहले जो इंडिया की सबसे पहली आयरन और स्टील इंडस्ट्री थी वो स्टेब्लिश हुई थी सांची में, जिसको बोलते हैं यहाँ जमशेदपुर। और किसने स्टेब्लिश की थी? वो की थी जमशेदजी टाटा जी ने। ठीक है, जो टाटा जी के फाउंडर हैं, जो टाटा कंपनी है ना उनके फाउंडर ये हैं। ठीक है, जमशेदजी टाटा। और उनकी जो पहली कंपनी थी स्टील इंडस्ट्री में, उसका नाम क्या था? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। ओके, ये प्राइवेटली ओन कंपनी थी क्योंकि यही ओन करते थे वो। फिर उसके बाद जैसे ही इंडिपेंडेंस हुई, ये 1947 से, 47 के पहले इन्हें स्टेब्लिश कर दी थी। देखो आज से, मतलब इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुआ उसके पहले से ये इंडस्ट्री यहाँ पे चल रही थी। ओके, अब देखो, जैसे ही इंडिपेंडेंस हुआ तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए कि इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, तो उनको बहुत सारी सब्सिडीज दी गई कि आप और जगह इंडस्ट्रीज लगाओ। तो उनसे उनको क्या हुआ? उससे बहुत बेनिफिट हुआ और वो इंडस्ट्रीज आगे सेटअप करते गए। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि पूरे इंडिया में क्यों जमशेदपुर को ही चुना गया? ठीक है, वो इसलिए चुना गया क्योंकि वहां पे दो रिवर्स जाती थी उस वक्त। ठीक है, आज भी जाती है, उस वक्त भी जाती थी। एक है सुभान रखा और खड़काई रिवर्स है जो झारखंड में है। ठीक है, और ये सांची, उस वक्त का जो सांची था जिसका नाम है जमशेदपुर, उस वक्त सांची से ही जाती थी। ठीक है, तो आपको रिवर की अवेलेबिलिटी, वाटर की अवेलेबिलिटी हो गई। फिर उस ऊपर से क्या हुआ कि वहां से बहुत पास में जो आयरन ओर्स जहां से मिल सकते हैं, मिनरल्स, वो धनबाद से आपको मिल जाते थे। ठीक है, तो धनबाद भी बहुत पास में था, ज्यादा डिस्टेंस नहीं था, तो आपको इजीली रॉ मटेरियल भी मिल गया। फिर उसके बाद आपको वाटर भी मिल गया। फिर उसके बाद और देखो, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, यहाँ पे फिर रेलवे लाइन जो थी वो कितनी दूर थी? वो सिर्फ 32 किलोमीटर दूर थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इजीली ट्रांसपोर्ट भी मिल गया। ठीक है, और उस वक्त क्या था, इंडिया एक मतलब पुअर कंट्री था। आज जैसे डेवलपिंग नेशन है, आज उस वक्त अनडेवलप्ड कंट्री थी। ठीक है, तो उस वक्त जो लेबर था वो भी एकदम चिप मिल जाता था, तो मैक्सिमम सभी चीज वहां पे मिल गई थी हमें। और ऊपर से जो मार्केट था वो क्या था, उस वक्त का जो हेड था ब्रिटिश टाइम में, कोलकाता वॉज द कैपिटल। ठीक है, फिर उसके बाद दिल्ली में शिफ्ट किया गया, तो दिल्ली फिर बना इंडिया का कैपिटल। तो पहले कोलकाता था, तो सबसे बड़ा जो मार्केट था वो था कोलकाता। तो कोलकाता से बहुत ही पास में है जमशेदपुर। ठीक है, जो उस वक्त सांची था। ओके, तो वहां से हमें एक बड़ा मार्केट भी मिल गया, प्लस ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसी जगह से मैंने बताया आप लोग को कि कोल्ड माइंस हो गया, आयरन ओर हो गया, लाइमस्टोन हो गया, जो भी रॉ मटेरियल्स चाहिए थे वो सब भी मिल जाते थे। तो बेसिकली जितने भी हमने 7 फैक्टर्स पढ़े थे जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज को हम लोग लोकेट करते हैं वो पर्टिकुलर जगह में, वो सब यहाँ पे अवेलेबल था। इसलिए पूरे इंडिया में उस वक्त के लिए ये सबसे अच्छा एक रीजन था जहाँ पे हम लोग स्टील इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश कर सकते थे। इसलिए जमशेदजी टाटा जी ने वहां पे अपनी सबसे पहली इंडस्ट्री स्टेब्लिश की थी, इंडिया की सबसे पहली इंडस्ट्री स्टेब्लिश की थी। ठीक है, अब ये समझ में आ गया इंडिया में कहाँ स्टेब्लिश हुई थी। अब हम देखेंगे कि फॉरेन में, यूएस की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मैप दिया हुआ है उस वक्त का। देखो यहाँ पे टाटा है, यहाँ पे आपको नदी दिखाई देगी, ये आपको रेलवे मिल गया, फिर यहाँ पे आपको पूरा वो जो लोकेलिटी है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको बेसिकली सब चीज मिल जा रहा है आसपास में। रिवर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, फिर लोग मिल गए आपको सस्ते में, सब चीज मिल जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इंडस्ट्री यहाँ पे सेटअप की गई। ओके, अब जैसे कि मैंने बताया कि स्टील इंडस्ट्री जो होती है, जब स्टील इंडस्ट्री एक जगह में सेटअप होती है ना, तो उसके वजह से बहुत सारी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी और इंडस्ट्रीज भी सेटअप होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे आप लोग को बताया कि स्टील इंडस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ द अदर इंडस्ट्रीज। ठीक है, वो एक टाइप की फीडर है, वो सबको फीड करती है स्टील, और बाकी लोग सब एक रॉ मटेरियल के नाम पे स्टील को लेते हैं। तो स्टील इंडस्ट्री बाकी लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री बाजू में शुरू हो जाएगी, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वो बाजू में शुरू हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे
स्टील इंडस्ट्रीज जो छोटे छोटे स्टील इंडस्ट्रीज हो गए, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हो गए, वो भी इंटीग्रेटेडली सेटअप होने लग गए थे स्टील इंडस्ट्री के आजू बाजू में। उसके वजह से क्या हुआ, एक रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू हो गया था पूरे इंडिया में। ठीक है, और उसमें फिर गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव था जहाँ की अलग अलग जगह और जगह हम लोग इंडस्ट्री बिठाएं, तो उसके वजह से और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने लगा। ठीक है, अब अगर हम लोग यूएस की बात करें तो यूएस में एक सिटी है पिट्सबर्ग। तो पिट्सबर्ग को बोलते हैं हम लोग स्टील सिटी ऑफ यूएसए। ठीक है, वहां पे सबसे ज्यादा स्टील हम लोग को स्टील का वहां पे मैन्युफैक्चरिंग होता है। ओके, अब जो रॉ मटेरियल होता है वो कहाँ से प्रोवाइड होता है, वो होता है 1500 किलोमीटर दूर एक शहर है मिनेसोटा से। ठीक है, और वहां से आपको बहुत सारी आयरन माइन्स है वहां पे, जहाँ पे आपको आयरन ओर मिल जाता है। ओके, तो यूएसए का आपको पता चल गया कि यूएसए में कौन सी स्टील इंडस्ट्री स्टील सिटी कहलाती है। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी स्टील इंडस्ट्री दिखेंगी। और इंडिया में आपको पता चल गया कि क्यों सबसे पहली जो जगह थी जहाँ पे इंडस्ट्री को सेटअप किया गया था स्टील इंडस्ट्री को, वो कहाँ पे था आपको पता चल गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सेकंड इंडस्ट्री के बारे में, जो है कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, तो कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया में बहुत ज्यादा ये मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम में भी इंडिया में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था ये इंडस्ट्री का। क्यों, क्योंकि कॉटन और स्टील इंडस्ट्री ना बेसिकली इंडिया में हाथ से तभी काम होता था। ठीक है, मगर ये क्यों डिस्ट्रॉय होने लगी, क्योंकि इंडिया में सब चीज हमें मिल जाता था, सब रॉ मटेरियल्स था। पॉलिएस्टर था इसका, फिर नायलॉन था, फिर उसके जो भी हमें चाहिए था मटेरियल, नेचुरल फाइबर्स जो भी चाहिए थी इंडिया में वो इजीली अवेलेबल हो जाता था। ये टाइप का उस टाइप का सबसे मेजर इंडस्ट्री था इंडिया में बिफोर द इंडिपेंडेंस। मगर क्या हुआ कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ, जब मशीनरी आने लगी वेस्ट में, ठीक है, जो वेस्ट रीजन है यूएसए में उस साइड में जब मशीनरी आने लगी, तो वो लोग ने क्या किया, कॉस्ट को एकदम डिक्रीज कर दिया और जल्दी जल्दी प्रोडक्शन करने लग गए, और उनकी क्वालिटी भी थोड़ी अच्छी होने लग गई है एज कम्पेयर टू इंडियन मटेरियल। इंडिया का रॉ मटेरियल बहुत अच्छा था, मगर फिनिश प्रोडक्ट जो था वो इतना अच्छा नहीं बन पा रहा था। तो ये लोग क्या करते थे, रॉ मटेरियल यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट करते थे, यहाँ से वहां लेके जाते थे, और फिर वहां से फिनिश प्रोडक्ट करके पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में फिर वो लोग सप्लाई करते थे। तो उसके वजह से क्या हुआ, जो इंडिया का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था वो खत्म होने लग गया था। ठीक है, ब्रिटिशर्स के टाइम में, या जानबूझ के खत्म किया गया था, यह भी आप बोल सकते हो। मगर जैसे इंडिपेंडेंस हुआ जैसे कि आपको पता है कि इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज में आती है, तो इसलिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने स्पेशल ध्यान दिया इसके ऊपर, और उसके बाद फिर से इसको एक स्पीड अप, इसको एक मोमेंटम दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, एक पुश दिया गया, जिसकी वजह से आज इंडिया वन ऑफ द मोस्ट प्रोड्यूसर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ठीक है, मेजर प्रोड्यूसर है। तो कौन कौन से मेजर प्रोड्यूसर है और भी देख लो आप, इंडिया है, चाइना है, जापान है, यूएस है। ये सब एक मेजर रोल निभाते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग द टेक्सटाइल। ठीक है, क्लॉथ बनाने में बहुत एक मेजर रोल निभाते हैं। समझ में आया? अब इंडिया का तो आपने समझ लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंडिया इज द ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग द क्वालिटी। हाँ, ये तो मैंने आपको बता चुका हूँ पूरा। ओके, कि कैसे इंडिया ने कंपटीशन फेस किया था, वो वाला मैंने आपको बताया कि उनकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होने लग गई, उनका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, तो मशीन से यूज करते थे हम, फिर भी हमारे पास इतनी अच्छी मशीनरी नहीं थी, और जो थी मैक्सिमम हाथ से यूज करते थे, तो उनका जो कॉस्ट था वो कम होने लग गया, तो लोग उनको ही बाय करने लग गए। जो सस्ता होता है लोग वही तो बाय करते हैं, ये थोड़ी देखते हैं कि हाथ से बना है किससे बना है। ऊपर से उनकी क्वालिटी भी ज्यादा बढ़ने लगी क्योंकि वो लोग ये मशीन यूज करने लग गए थे। ठीक है, तो वही चीज था। ओके, अब देखो इंडिया में जो सबसे पहला सक्सेसफुल इंडस्ट्री जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो सेटअप की गई थी मुंबई में इन 1854। ठीक है, और मुंबई क्यों चुना गया, क्योंकि उस वक्त मुंबई जो था उसमें, देखो मुंबई के बाजू में पोर्ट है। ठीक है, पोर्ट्स थे उस वक्त, तो ट्रेडिंग यहाँ से बहुत ज्यादा होता था। मुंबई हो गया, गुजरात हो गया और कोलकाता, ये सब एक मेजर एक्सपोर्ट, मतलब यहाँ से बहुत ज्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, ऊपर से जो इंडस्ट्री है ये वाली इंडस्ट्री, इसमें क्या होता है कि जो आपका मटेरियल होता है उसको कैसा एटमोस्फियर चाहिए होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि मुंबई में सबको पता है कि एक वार्म और एक ह्यूमिड टाइप का एटमोस्फियर है। ओके, ऊपर से यहाँ पे
ये फाइनेंशियल, जैसे हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, तो उस वक्त भी फाइनेंशियल कैपिटल ही था, यहाँ पे सबसे ज्यादा धंधा होता था। ठीक है, तो यहाँ पे वर्कर्स की अवेलेबिलिटी भी बहुत इजीली मिल जाते थे, हमें जो स्किल लेबर्स चाहिए होते थे वो हमें इजीली अवेलेबल थे, प्लस मशीनरी भी यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाती थी एज कम्पेयर टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो इसलिए मुंबई सबसे ज्यादा फेवरेबल था टू स्टेब्लिश द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन इंडिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अलग अलग पार्ट्स में भी वो लोग हम लोग स्टेब्लिश करने लगे। जैसे कि कौन कौन से पार्ट्स हो गए, कोयम्बतूर, कानपुर, चेन्नई, ये भी अलग अलग सिटीज है जहाँ पे बाद में जाके हमने क्या किया, स्टेब्लिश किया। मगर मुंबई पहला था जिसमें हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टेब्लिश की थी। ठीक है, मुंबई के बाद मैंने क्या बोला था, मुंबई, गुजरात और कोलकाता उस वक्त का। तो इसीलिए मुंबई के बाद जो सेकेंड इंडस्ट्री हमने एस्टेब्लिश की थी वो कहाँ की थी, वो की थी गुजरात में। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पे साबरमती रिवर था, तो आपको इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ रिवर था। ठीक है, वहां पे भी स्किल लेबर्स थे, आज भी है, तभी भी थे। फिर उसके बाद वहां वो भी, जो मुंबई का क्लाइमेट है लगभग गुजरात का क्लाइमेट भी ऐसा का वैसा ही है। ठीक है, तो मुंबई और गुजरात में इतना डिफरेंस नहीं था, इसलिए जो सेकेंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो स्टेब्लिश की गई वो कहाँ पे की गई, वो की गई थी गुजरात में। कब की गई, मुंबई के ठीक 5 साल बाद। मुंबई में की थी 1854 में, गुजरात में की 1859 में। ठीक है, और आज के टाइम में, और कहाँ पे की थी गुजरात में, अहमदाबाद में की थी। तो उसकी वजह से जो अहमदाबाद है वो आज के टाइम में क्या हो गया, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है, कैसे, क्योंकि यहाँ पे आज डेनिम डेनिम जो जीन्स पहनते हो ना आप लोग डेनिम जीन्स तो पहनते होगे, तो जो डेनिम का जो जीन्स होता है वो कहाँ पे बनता है, मैक्सिमम गुजरात में बनता है। जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है सब गुजरात में है आज, जो भी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है वो भी सब गुजरात में। तो मैक्सिमम इंडस्ट्रीज जो आज पूरी इंडिया में है वो अगर 10 में से 3 से 4 इंडस्ट्री तो अकेले सिर्फ गुजरात में आपको दिखेगी, कोई भी टाइप ऑफ इंडस्ट्री हो। ठीक है, तो मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होंगे वो सब गुजरात में होंगी। क्यों, वही बिकॉज ऑफ फेवरेबल क्लाइमेट, फिर उसके बाद स्किल लेबर्स मिल जाते हैं, फिर उसके बाद जो पोर्ट की कनेक्टिविटी है वो भी अच्छी है, फिर ट्रांसपोर्ट भी चीप बन जाता है। और गुजरात ऐसी जगह है जो पूरे इंडिया में हम लोग उसको इजीली दे सकते हैं, नॉर्थ और साउथ के हिसाब से देखोगे तो इक्वली बीच में आता है लगभग गुजरात। ठीक है, समझ में आया। अब अहमदाबाद, ये मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, कि वहां पे रोल नेटवर्क इजी अवेलेबल था, स्किल लेबर थे, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे ओसाका के बारे में। ठीक है, ओसाका कहाँ पे है, ओसाका है जापान में। और जापान में ये जो जगह है, ये जगह में सबसे ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, इसलिए इसको बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ जापान। ठीक है, अब इस यही जगह में क्यों हुई, जो फैक्टर्स मुंबई में थे वही फैक्टर्स ओसाका में भी देखे गए। कैसे, क्योंकि यहाँ पे भी सबसे पहले क्या था, जोग्राफिकल फैक्टर्स में एक फेवरेबल क्लाइमेट था। ठीक है, वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट था। उसके बाद जो लेबर्स थे वो भी क्या थे, स्किल्ड थे। ओके, फिर उसके बाद जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना था वो भी बहुत इजीली यहाँ से हो जाता था, यहाँ पे सी पोर्ट्स थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो रेलवे कनेक्टिविटी थी वो भी इजी थी, यहाँ से रेलवे कनेक्टिविटी यहाँ पे इजी थी। ठीक है, तो ये सब जो अलग अलग फैक्टर्स थे इसके कारण जापान में जो ओसाका था उसको चुना गया था एज ए टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एज ए टेक्सटाइल हब। ठीक है, अब एक और, मगर एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि जापान में रॉ मटेरियल नहीं थे, तो जापानीज क्या करते थे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए रॉ कॉटन चाहिए होता है वो लोग बाहर से इंपोर्ट करते थे। ठीक है, और इंपोर्ट करा के अपनी इंडस्ट्री में फिर एक फिनिश प्रोडक्ट वो लोग बनाते थे, और वो फिनिश प्रोडक्ट को वो लोग एक्सपोर्ट करते थे। ओके, मगर वो फिनिश प्रोडक्ट इतना गुड क्वालिटी का और इतना लो प्राइस का होता था कि उन्हें, मतलब वो चीज जो इंपोर्ट कराते थे ना रॉ मटेरियल, वो उनको महंगा पड़ता ही नहीं था। ठीक है, वो उनको सस्ता भी पड़ जाता था। समझ में आया। तो बच्चों, आज आपका चैप्टर इंडस्ट्रीज पूरा समाप्त होता है। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो बच्चों, अब देखो ये जो एसएसटी के जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं वो हर सैटरडे को आएंगे। ठीक है,
हर देखो मंडे टू फ्राइडे आपका आएगा मैथ्स, सैटरडे और संडे आएगा आपका, एक सैटरडे को आएगा आपका एसएसटी और संडे को आएगा आपका साइंस। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया है। चलो, तो आज का चैप्टर यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सैटरडे में विथ न्यू चैप्टर ऑफ एसएसटी। जब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। ठीक है, चलो बाय।